ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड दोस्तों, हमारी कंपनी यानी कि साइनर्जी एनवायरॉनिक्स, आप जैसे कि नाम पढ़ सकते हैं, पिछले 14 सालों से इस फील्ड में काम करते आ रही है, रेडिएशन करेक्शन, रेडिएशन मैनेजमेंट के चीजों पर। और हमारी कंपनी का जो विजन है वो है योर वेलबींग आवर कंसर्न, यानी कि आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, और यही चीज के लिए हम लोगों के साथ आगे उनको कैसे हेल्दी रहा जाए, किस तरह से हम उनको हेल्दी रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, ये सारी चीजों से, रेडिएशन से होने वाले नुकसान से कैसे बचाव कर सकते हैं, इस पे हम काम करते हैं। दोस्तों, रेडिएशंस बेसिकली, जब मैंने रेडिएशंस के बारे में कहा तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो इस पे स्टडी रिसर्च कर सके हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स में डॉक्टर एंड्रू वेल एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, जिनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो प्रदूषण है वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो हम इंसानों ने ही बनाया हुआ है। और वो इसीलिए इसे खतरनाक कहते हैं क्योंकि ना ही ये दिखाई देता है और ना ही ये महसूस होता है, राइट, इनविजिबल और इनसेंसिबल। और दोस्तों, हमारी कंपनी साइनर्जी एनवायरॉनिक्स पिछले कई सालों से जो काम करते आ रही है, तो हमने अभी तक तकरीबन 5 मिलियन लोगों के लाइव्स को हमने टच किया है, ये जानकारी पहुंचाई है, हमारे प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें हमने 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, 13 से भी ज्यादा देशों में काम किया हुआ है, 175 शहरों में से भी ज्यादा शहरों में हमने काम किया हुआ है। हमने घरों को, ऑफिसेज को, रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिटेल आउटलेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इन सब जगह पे हमने इन सब सेक्टर्स में काम किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं में से कुछ नाम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया में टॉप 100 कंपनीज में से ये वो कुछ कंपनियों के नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। 25 कंपनी के नाम, 25 ऐसे कंपनियों के नाम जो टॉप 100 कंपनीज में आते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे सर्विसेज ले रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जिंदाल स्टील वर्क्स, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीएमआर जीवीके के साथ मिलकर एयरपोर्ट्स, मुंबई एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट को हमने रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ है। आईटीसी लिमिटेड एंड ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के सारे होटल प्रॉपर्टीज रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। वोकार्ड हॉस्पिटल, सिंगापुर एक्सचेंज, सिंगापुर में, दोहा बैंक, कतर, सऊदी अरेबिया में, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सारे ऑयल रिफाइनरीज पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। इसके अलावा डीसीएम श्रीराम, आदित्य बिरला ग्रासिम जो एमपी में नागदा में है, और एफकॉन्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन सब के साथ हमने ये सारे चीजों के बारे में काम किया हुआ है। दोस्तों, एफकॉन्स एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके साथ हमने मिलके कलकत्ता का जो अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है उसे पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे जो ब्रिज बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसका, उसके ग्राउंड एरिया को भी रेडिएशन करेक्शन का हमने काम किया हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, इन सारे एयरपोर्ट्स को हमने रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ है दोस्तों। जी हाँ, 21 रिफाइनरीज, 24 बॉटलिंग प्लांट्स, 11 टेक्सटाइल प्लांट्स, 12 ऑटोमोटिव यूनिट्स, ये सारी चीजें, और 450 से भी ज्यादा ऑफिसेज को हमने रेडिएशन करेक्शन का काम किया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी कंपनी जिसपे रेडिएशन करेक्शन पे काम करते आ रही है दोस्तों। और ऑफ कोर्स ये लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है कि रेडिएशंस किस प्रकार के होते हैं। जी हाँ, एक होता है ग्राउंड रेडिएशंस, जियोपैथिक स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, जो आप नाम स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं लेफ्ट साइड में। वो रेडिएशंस जो जमीन में मौजूद धरती के अंदर जो मिनरल कैविटीज है, और उसके अलावा धरती के अंदर जो मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस हैं, या जब अर्थक्वेक्स होता है तो जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं धरती के अंदर, तो इन सब चीजों से जो रेडिएशन जनरेट होता है वो है ग्राउंड रेडिएशंस, जिसे हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। जी हाँ, नेचुरल रेडिएशंस, ग्राउंड रेडिएशंस, जियोपैथिक स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और रेडिएशंस है जो आप राइट साइड में नाम पढ़ सकते हैं, और वो है ऑफ कोर्स मैन मेड रेडिएशंस। मैन मेड रेडिएशंस इसके लिए कि ये जो रेडिएशंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपकरण, इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपकरणों में से ये रेडिएशन निकलता है, जैसे कि मोबाइल टावर्स, हाई टेंशन केबल लाइंस, मोबाइल डिवाइसेस, वाईफाई राउटर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, और भी सारी चीजें हैं। तो इनमें से ये रेडिएशन निकलता है, तो इसे कहा जाता है मैन मेड रेडिएशंस। और दोस्तों
इनमें से निकलना जो रेडिएशंस का जो प्रदूषण है, इस रेडिएशंस के प्रदूषण को हम कहते हैं ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्मॉग। जी हाँ, एक ऐसा प्रदूषण, रेडिएशंस का प्रदूषण जो हमारे आसपास में, जैसे मैंने कहा कि सब जगह मौजूद है, पर ना ही उसे हम देख पा रहे हैं, ना ही उसे हम महसूस कर पा रहे हैं, रेडिएशंस का प्रदूषण। और यही रेडिएशंस के प्रदूषण दोस्तों हमारे लिए नुकसानदायक है, जिसके बारे में लोगों को बताइए, बिकॉज कंटिन्यूसली हम इसके आसपास में, हमारे आसपास में मौजूद है। दोस्तों अगर आप किसी से भी पूछ लेते हैं कि कितने अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में वो जानते हैं, तो आपको बहुत ही कुछ ऐसे कॉमन जवाब मिलेंगे। अगर यही सवाल मैं आप सभी से यहाँ पर पूछ लूं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप सब मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या आप बताना चाहेंगे कि कितने अलग प्रकार के प्रदूषण हमें पता है या आपको जानकारी है? उन प्रदूषण के बारे में यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। जी हाँ, जो भी 1, 2, 3, 4, 5 जो भी अलग अलग प्रकार के प्रदूषण, पॉल्यूशंस के नाम आप जानते हैं, उस प्रदूषण का नाम यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने जानकार हैं और कितने अलग अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में आप जानते हैं। और यही सवाल आप लोगों से भी कर सकते हैं, जब आप लोगों के पास एनवायरो ग्लोब ले जाते हैं ना, तब उनसे पूछिए कि उन्हें कितने अलग अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में पता है। जी हाँ, आप में से जो भी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के बताना चाहे कि कितने अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में वो जानते हैं, तो उसका चैट बॉक्स में जवाब लिख के भेजिए। आई एम श्योर आप सभी तक ये आवाज पहुंच रही है, तो इसको आप जरूर चैट बॉक्स में जवाब दें। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण जो दोस्तों हमारे आसपास में मौजूद हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और ऑफ कोर्स नॉइज पॉल्यूशन। जी हाँ, मनीषा अनुराग अंगोलकर जो है, उन्होंने लिखा है एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया जवाब उन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। और भी लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसे और भी प्रदूषण के बारे में पता है, तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे मैंने बताया, जी हाँ, पायल शाह ने लिखा है एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज, वाटर पॉल्यूशन। ऑफ कोर्स वेरी ट्रू। तो यही चीज आप लोगों से भी पूछिए। ज्यादातर जो कॉमन आंसर्स आपको मिलेंगे ना, वो रहेंगे जल, वायु, ध्वनि, यानी कि एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। तो उन्हें बताइए कि इन चीजों के अलावा, इन प्रदूषणों के अलावा भी एक प्रदूषण और है, और वो है रेडिएशंस का प्रदूषण। जी हाँ, रेडिएशंस का प्रदूषण, तो इसके बारे में लोगों को बताइए, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग, राइट। और ये प्रदूषण हमारे आसपास में सब जगह पे मौजूद है। दोस्तों यही सारी चीजों के साथ अगर हम देखें, तो ये प्रदूषण हमारे जहाँ पर हम काम करते हैं, यानी कि ऑफिसेस, वहां पर भी मौजूद है। आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, वो एक ऑफिस का लेआउट है, जहाँ पर ऑफिस में सर्वर रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, रिसेप्शन एरिया और हमारा पर्सनल डेस्क, कैबिन्स, जहाँ पर हम बैठ के काम करते हैं। ये जो लाल रंग के डॉट्स आप चमचमाते हुए देख पा रहे हैं ना, ये सारे वो लाल रंग के डॉट्स चमचमाते हुए जो है, ये वो ऑफिस में मौजूद रेडिएशन पॉइंट्स है। बिकॉज हर एक ऑफिस में इतने सारे लोग जब काम कर रहे हैं, तो जाहिर है सबके पास उनका एक मोबाइल फोन और लैपटॉप तो जरूर है। अब इतने सारे मोबाइल फोन और लैपटॉप जब सभी लोग ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक अपने डेस्क, टेबल, वर्क स्टेशन, कैबिन में, रिसेप्शन, सर्वर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम में, सोचिए पूरे ऑफिस में रेडिएशन कितना है। और ये जो लाल रंग के डॉट्स, वही सारे पॉइंट्स हैं, जितने रेडिएशन पॉइंट्स ऑफिस में मौजूद हैं इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए। तो क्या हम ऑफिस में काम करते तो एक दिन या एक घंटे के लिए काम करते हैं? नहीं ना, हम काम करते हैं तकरीबन 8 से 10 घंटे रोजाना, मंडे टू सैटरडे। और जब 24/7 ऐसे ही रेडिएशन से घिरे हैं, क्यों दोस्तों 24/7? बिकॉज 8 से 10 घंटे तो हम ऑफिस में रोजाना काम करते हैं, सोमवार से शनिवार। इसके बाद लौट के कहाँ जाते हैं? लौट के जाते हैं अपने घर में। घर में जाने पे, घर में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मोबाइल फोन्स, टैब्स, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। तो घर में भी ये सारी चीजें, स्मार्ट गैजेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज, ये सारी चीजें। दोस्तों हमारे आसपास में आज के वक्त में सारी चीजें स्मार्ट होती जा रही है। स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट होम्स, हमारे घर स्मार्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों जब ये सारे स्मार्ट चीजें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो नेचुरली इनमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो रेडिएशन है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, घर के बाहर हाई टेंशन केबल लाइंस है, मोबाइल फोन पे टावर भी है। और दोस्तों अगर आपने ध्यान से, गौर से देखा हो, तो ये मोबाइल फोन के जो टावर्स हैं, ये मोबाइल फोन टावर्स पहले सिर्फ सड़क पर या खुले मैदान में हुआ करते थे, पर पिछले 10 सालों में ये और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं, हमारे बिल्डिंगों के छत के ऊपर, घरों के टेरेसेस पे, आसपास में और भी ज्यादा करीब, यानी कि नजदीक आ चुके हैं। और यही चीज है कि इसीलिए दोस्तों
रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस। जी हाँ, रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि जितना ज्यादा हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा ये रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक घर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं, और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक घर में मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर एक कमरे में, जैसे कि बेडरूम में स्मार्ट टीवी है, राइट, दूसरे बेडरूम में लैपटॉप और मोबाइल फोन है, एक और बेडरूम में राउटर है, ड्राइंग एरिया जो है वहां पर राउटर और स्मार्ट टीवी है। तो यानी कि घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और घर के बाहर मोबाइल फोन टॉवर है, उसका भी रेडिएशन घर के अंदर तक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस, यानी कि हर एक चीज अपने चारों दिशा में एक रेडियस में उसका रेडिएशन का एक दायरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एक मोबाइल फोन की बात करें, तो मोबाइल फोन का जो दायरा है ना रेडिएशन का, वो रहता है तकरीबन 2 फीट। जी हाँ, अपने चारों दिशा में 2 फीट तक रेडियस रहता है मोबाइल फोन का। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें ना, अपने मोबाइल फोन को अपने शरीर से तकरीबन 1 हाथ दूर, यानी कि 2 फीट दूर रखा करें, इस्तेमाल न करें तब। पर क्या हम ये चीज करते हैं? नहीं ना। कितने सारे लोग रात को जब सोते हैं, तो मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद अपना मोबाइल अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख देते हैं, या अपने बेड के पास जो साइड में टेबल होता है वहां पर रख देते हैं, यानी कि हमारे करीब ही रहता है। हम 2 फीट की डिस्टेंस, दूरी भी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर एक मोबाइल फोन का 2 फीट रेडियस है दोस्तों, तो उसी तरह से एक आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, या फिर जो हम स्मार्ट टीवीज की बात करते हैं, तो उसका दायरा रहता है 3 से 3.5 फीट। जी हाँ, रेडिएशन का दायरा 3 and 3.5 फीट, 3.5 फीट के करीब। तो सोचिए, ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा एक वाईफाई राउटर की बात करें, तो ज्यादातर अक्सर घरों में वाईफाई राउटर बेडरूम में लगे रहते हैं। बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां पर ड्राइंग रूम में वाईफाई राउटर लगा रहेगा, पर ज्यादातर घरों में बेडरूम में वाईफाई राउटर लगे रहते हैं। और ये वाईफाई राउटर का दायरा जानते हैं रेडिएशन का कितना होता है दायरा? तकरीबन 9.5 से 10 फीट। जी हाँ, 9.5 to 10 फीट इसका इतना दायरा रहता है। और उसी तरह से अगर हम एक मोबाइल एंटीना की बात करें, तो जो मोबाइल एंटीना हमारे घर के छत के ऊपर लगा हुआ है या आसपास में जहाँ पर एक मोबाइल एंटीना लगा हुआ है, तो एक मोबाइल एंटीना का जो रेडिएशन का जो दायरा है, वो रहता है तकरीबन 250 से 300 फीट, 250 to 300 फीट, सोचिए। और जब हम ऐसे ही इतने रेडिएशंस के करीब हैं हमारे आसपास में, तो ये रेडिएशंस हमारे लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में इसका नुकसान हो रहा है, जी नहीं। अगर मैं एक दिन में 8 से 10 घंटे ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करूँ, मोबाइल इस्तेमाल करूँ, लैपटॉप, ये सारी चीजें, या फिर अगर मैं एक दिन में मोबाइल पे 25 या 40 50 फोन कॉल कर लूँ, उससे होने वाला नुकसान नहीं है एक दिन में। पर जब लगातार रोजाना, एवरी डे, 24/7, 365 डेज, जी हाँ, कंटिन्यूसली जब हम ऐसे रेडिएशन से घिरे रहते हैं, तो ये रेडिएशन हमारे शरीर पे एक स्लो पॉइजन, एक धीमे जहर की तरह, एक साइलेंट किलर जिसे हम कह सकते हैं, हमारे शरीर पे ये नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जानकारी लोगों को दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगर हम आगे एक चीज और देखें, तो अक्सर ये रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देते, इनविजिबल है, अदृश्य। और जब हम ये चीज दिखाई नहीं देती, तो लोग इसे विश्वास भी नहीं कर पाते। और इसीलिए मैं लोगों को ये तस्वीर के जरिए दिखाना चाहता हूँ और महसूस कराता हूँ कि अगर रेडिएशन दिखाई देते हैं ना, तो कुछ शायद इस प्रकार होते हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि पूरा का पूरा शहर है, बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, और सब जगह पे मोबाइल एंटीनाज और सारी चीजें लगी हुई हैं। तो पूरे आसपास में कितने रेडिएशंस मौजूद है, बिकॉज एक मोबाइल एंटीना सैकड़ों मोबाइल को सिग्नल दे रहा है। और जब हमारे आसपास में इतने सारे मोबाइल एंटीनाज लगे हुए हैं, तो पूरे आसपास में जो इतने सारे सिग्नल्स हैं, तो पूरे आसमान में, हमारे आजू बाजू में, आसपास में, ये एक स्पाइडर वेब, यानी कि मकड़ी के जाल की तरह पूरा जाल बिछा हुआ है, फैला हुआ है, और हम इसी के बीच में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक डॉट से दूसरे डॉट, दूसरे डॉट से तीसरा डॉट, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, पूरा जाल की तरह एक जाल बिछा हुआ है, राइट। और ऐसे ही जो जाल बिछा हुआ है, इसके बीच में हम फंसे हुए हैं। इनमें से कैसे निकलेंगे? बच के निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। जानते हैं ये तस्वीर देखने के बाद लोग क्या कहते हैं? ये तस्वीर देखने के बाद लोग कहते हैं कि सर, हम तो लकी हैं कि हमें रेडिएशंस दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूँ गलत, अनलकी है। क्योंकि अगर दिखाई देता है ना, तो लकी होते, और हमने कुछ कदम उठाए होते अपने आप को बचाव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सावधानी बरतने के लिए। पर जब ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, तो हम तो कोई कदम भी नहीं उठा रहे,
कोई सावधानी नहीं बरत रहे, यानी कि बेपरवाह है, लापरवाही बरत रहे हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों दुश्मन अगर दिखाई दे उससे तो हम लड़ सकते हैं, पर अगर दुश्मन दिखाई ना दे, अनदेखा हो, अदृश्य, इनविजिबल, तो उससे कैसे लड़ेंगे? ये जानकारी लोगों तक शेयर करिए, उन्हें बताइए ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ इन रेडिएशंस के जरिए होने वाले जो नुकसान है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो इसका इम्पैक्ट हमारे सेहत पे होता है, जैसे कि फटीग यानी कि थकावट, टायर्डनेस, ये सारी चीजें, सर दर्द, बॉडी पेन, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, राइट, यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाना, स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होना, हमारा शरीर में बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस होता है, तनाव पैदा होता है, पुअर स्लीप क्वालिटी यानी कि नींद खराब हो जाती है, बैड स्लीप क्वालिटी, ये सारी चीजें अक्सर हो रही हैं। जी हाँ, और इसी के साथ छोटे अरसे में यानी कि कम समय में होने वाले ऐसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि सर दर्द की बीमारी, हेडेक्स, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी यानी कि स्लीप डिसऑर्डर, बैड स्लीप क्वालिटी, रात में नींद ना आना, रात में 2-3 बार नींद में जाग जाना, या सुबह सोकर उठने पर भी ऐसा लगना कि नींद पूरी नहीं, कुछ होता और सोया जाए। तो ये सारी चीजें छोटे अरसे में होने वाले वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसको आज हम बहुत ही आसानी से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, ये सोच के कि ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, सबके साथ हो रहा है, हर एक के घर में और सबके साथ। तो जब ये सबके साथ हो रहा है तो फिर इसे हम लाइटली लेते हैं और नजरअंदाज करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। और दोस्तों यही है कि छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स कल को कब बड़े बीमारियों में बदल जाएंगे, इसके बारे में हम पता भी नहीं कर पाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि लंबे समय में जो बड़े अरसे में होने वाली बीमारियां हैं, आप राइट साइड में देख सकते हैं, हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, और यहाँ तक कि लो स्पर्म काउंट यानी कि इनफर्टिलिटी केसेस, ये सारे लंबे समय में, बड़े समय में होने वाले वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए लोगों के साथ, ताकि लोग इसे पता चले लोगों को। और ये सारी चीजें, बच्चों के ऊपर इन सब चीजों का नुकसान बड़ों के मुकाबले और भी ज्यादा होता है। जी हाँ, बिकॉज छोटे बच्चे नाजुक हैं, स्किन, त्वचा सेंसिटिव है, शरीर नाजुक है, और छोटे बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना, 5 टाइम्स ज्यादा होता है दोस्तों। आजकल के पेरेंट्स, माँ बाप समझ नहीं पाते कि उनके बच्चे इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो गए हैं, गुस्से वाले, एग्रेसिव बिहेवियर क्यों हो गए हैं, ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा एकदम इम्पेशेंट हो गए हैं, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें एडीएचडी जैसे बीमारी के लक्षण है जो डॉक्टर्स ने पहचान की है, आइडेंटिफाई किया है, ऑटिज्म और एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम जैसे बीमारी के लक्षण। तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि बच्चों के ऊपर इसका नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 अलग ब्रेन के इमेजेस हैं, एक 5 साल तक के बच्चे का, एक 10 साल तक के बच्चे का, और एक अडल्ट यानी कि अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर के। और इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है उसका रेडिएशन देखिए सबसे ज्यादा किस में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर वो जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ज्यादा है ब्रेन के अंदर फैला हुआ, राइट। जबकि एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर थोड़ा सा कम है, और एक अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर के, जैसे कि हम जैसे हैं, हमारे ब्रेन के अंदर कितना है। तो ये सारी चीजें बताता है कि छोटे बच्चे नाजुक है, स्किन, त्वचा सेंसिटिव है, शरीर नाजुक है, और बच्चे फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज है, बचपन से पैदा होने से लेके 18 साल की उम्र होने तक उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। तो सोचिए, इसी दौरान अगर कोई बच्चों को बीमारी हो गई मानसिक तरीके की या शारीरिक तरीके से, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए कोई, मेंटल या फिजिकल, तो उनके फ्यूचर पे इफेक्ट कर सकता है। और बच्चों का फ्यूचर इफेक्ट हो गया दोस्तों तो नेचुरली देश का भविष्य भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज यही छोटे बच्चे तो आगे चल के देश का भविष्य है। तो ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं ऑफकोर्स। और साथ ही साथ दोस्तों बड़े बड़े एजेंसीज, न्यूज चैनल्स ने भी इसके बारे में कहा है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते ही हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO ने दोस्तों 10 साल पहले ये चीज कहा था कि रेडिएशंस के जरिए कैंसर हो सकता है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक यानी पॉसिबली कैंसरियस, इससे कैंसर होने का रिस्क, चांसेस बढ़ सकता है। सोचिए 10 साल पहले, अब कितने लोगों को ये पता है 10 साल पहले ये चीज WHO ऑलरेडी कह चुका है? नहीं ना। इसके अलावा BBC न्यूज चैनल्स में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, अवेयरनेस दिया गया था, ये सारी चीजें लोग साथ जानकारी शेयर करें। और दोस्तों सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है ना, ये वो तस्वीर है जहां पर मैं लोगों को हमेशा इस ट्रेनिंग्स में ये तस्वीर के जरिए बताता हूँ और सवाल भी पूछता हूँ। जी हाँ, फिर से एक आप सबसे सवाल पूछने का वक्त आया है, और आप सभी लोग जितने भी ये तस्वीर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि इन 2 तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर आपको लगता है गलत है?
जिस बच्चे के हाथ में सिगरेट है क्या वो तस्वीर गलत है, या फिर जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है क्या वो तस्वीर गलत है? आपका क्या राय है, आपका क्या जवाब है, वो चैट बॉक्स में यहाँ पर जल्द से जल्द लिख के भेजें और बताएं कि कौन सी तस्वीर आपके हिसाब से गलत है। सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर, जिस बच्चे के हाथ में सिगरेट है वो, या फिर जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है क्या वो तस्वीर गलत है? और अगर आपको लगता है दोनों गलत है तो आप वैसे भी जवाब लिख के भेज सकते हैं। जी हाँ, और मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। और मनीषा जी लिख रही हैं बोथ आर रॉन्ग। पायल शाह लिख रहे हैं दोनों भी गलत है। उमा जोशी लिख रही हैं बोथ। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। ये सवाल आप लोगों से पूछिए ताकि लोग आपको क्या जवाब देते हैं, उनकी राय क्या है और अवेयरनेस कितना है सारी पता चलेगा आपको। माधुरी बेलगांवकर लिख रही है दोनों भी गलत है। विजय लक्ष्मी टाक लिख रहे हैं बोथ। सो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। जी हाँ, जो आपने लिखा है सही है कि दोनों भी गलत है, क्योंकि देखने पर सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर तो गलत है ही दोस्तों, और उससे होने वाला जो नुकसान है वो हम सब जानते हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जहां पर बच्चों पे इसका नुकसान हो, राइट? इतने तो समझदार हम है ही। तो सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर तो गलत है ही, पर साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर है जहां पर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फोन है, उस तस्वीर से होने वाला जो नुकसान है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, अदृश्य। जी हाँ, आज नहीं पर कुछ समय बाद में भी, 1 साल 2 साल में भी, 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब जाके हमें पता चलेगा, तब तक तो देर हो चुकी रहेगी। क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को उस वक्त तक हो गए रहेंगे, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा कि उन बीमारियों का ट्रीटमेंट यानी कि इलाज करना, राइट? जितने भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे करेंगे, पर इलाज कराएं, यानी कि क्यों ना पहले से सावधानी बरतें। ये तो वही बात हो गई ना दोस्तों कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, या पहले से सावधानी बरतें। समझदारी किसी किसमें है ये हम सब जानते हैं। तो हम हमारे पास मोदी केयर में जब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, देखिए मोदी केयर में इतने सारे बेहतरीन कैटेगरीज हैं और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं वेल कैटेगरी में। वो सप्लीमेंट्स अलग अलग चीजों के लिए हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, और ऑफ कोर्स हेल्थी रखने के लिए बहुत सारी चीजें जैसे कि नोनी जूस है और आंवला जूस है, और बहुत सारे हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग चीजों के सप्लीमेंट्स, कोरियन जिनसिंग है, krill ऑयल है, ये सारी चीजें, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्स, ताकि हम कमजोर न रहें, हम हेल्दी रह सके, राइट? क्या रेडिएशन से रिलेटेड ऐसा कोई चीज है? जी हाँ, रेडिएशन से बचाव करने के लिए सप्लीमेंट्स ऐसे कोई नहीं है जो खा सकते हैं, पर सप्लीमेंट्स की तरह ये एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, जो हमें उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलने वाले रेडिएशन से बचाव करते हैं। यही चीज लोगों को बताइए कि आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है, हम बहुत लकी हैं, पर कल को फ्यूचर किसने देखा है? और अगर कल का फ्यूचर का हमें पता नहीं है तो फिर हम ऐसे रिस्क कैसे ले सकते हैं? दोस्तों सिंपल से सवाल है, लोगों से आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब वो टू व्हीलर चलाते हैं तो टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, राइट? और अगर हेलमेट पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? सावधानी बरतने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि स्कूटर चला के आने के बाद घर में बैठे हैं और हेलमेट पहनकर बैठे हैं, फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना। जब स्कूटर चलाने जा रहे हैं, अपनी टू व्हीलर बाइक लेके जा रहे हैं, तो हेलमेट पहनना जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। उसी तरह से जब हम कार ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो अपना सीट बेल्ट लगाते हैं। क्यों? ताकि कहीं से भी कुछ गलती से एक्सीडेंट हो गया तो हम सुरक्षित रह सके। सीट बेल्ट हमें बचाता है एक्सीडेंट होते वक्त भी, कि ज्यादा नुकसान हमें ना हो, राइट? ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चला के आने के बाद हम जब पार्क करते हैं अपनी गाड़ी, हम गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगा के बैठे रहते हैं, नहीं ना। यानी कि गाड़ी चलाने के से पहले हम सीट बेल्ट लगाकर फिर गाड़ी चलाते हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रिवेंशन के तौर पे है, सावधानी बरतने के लिए। लोगों को बताइए कि एनवायरो चिप, एनवायरो को भी इसी तरह से आज से ही सावधानी बरतने के लिए है। और जब ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताते हैं ना, तो बड़े गर्व से कहिए, प्राउडली कहिए। जानते हैं क्यों? बिकॉज एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब जैसे प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मोदी के नेटवर्क में है। बाकी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करके उन्हें बताएं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद है। और जब ये चीजें बता देना, तो लोगों को बताइए कि हम बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कितने आगे चल रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारी मोदी केयर कंपनी हमें सिर्फ हेल्दी रखने के लिए काम नहीं कर रही, हमें पैसे सपने पूरे, हमें हमारे सपने पूरे कर रही है, हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे रही है, और हेल्दी रखने के लिए
ये चीजों पे भी काम करती है। कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मोदी केयर में जो है, जो हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। उनमें से एक है मोदी केयर का एनवायरोचिप, एनवायरो जो रेडिएशन से हमें बचाव करता है और सुरक्षित रखता है। तो हम बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से 2 कदम आगे चल रहे हैं, और जब ये सारी जानकारी आप लोगों को देंगे तो आई एम श्योर लोग इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, इस तस्वीर के बाद अगर हम आगे देखें तो नेचुरली बड़े बड़े देश जो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताइए। जैसे कि हम सब जानते हैं, फ्रांस, इसराइल, इटली, ताइवान, इन्होंने अपने देशों में छोटे बच्चों के जो नर्सरी प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां पर वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस बैन कर दी है ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। पर ये तो बाहर के देशों ने उठाए हुए कदम है ना। हमारे इंडिया में क्या हुआ है? क्या आप नहीं जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने मोबाइल टावर्स को स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास और उसके परिसर में लगाने से मना कर दिया है। जी हाँ, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने उठाया हुआ कदम है। उसी तरह से मुंबई में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि स्कूल्स और कॉलेजेस या ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम जिसे हम कहते हैं, इनके आसपास के 100 मीटर के परिसर में मोबाइल एंटीनास लगाने से मना किया हुआ है। इतना ही नहीं, मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बच्चों के प्लेग्राउंड्स और पार्क्स में, यानी कि जहाँ पर बच्चे खेलते हैं प्लेग्राउंड्स पार्क्स में, वहां पर भी मोबाइल एंटीनास लगाने से मना किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने इंडिया में ही, भारत देश में कदम उठाए गए, जिनके बारे में लोगों को बताइए। और दोस्तों, सबसे बढ़िया रेफरेंस है ना, वो है हमारे पास मौजूद हमारा मोबाइल फोन मैनुअल। जी हाँ, मोबाइल में मौजूद छोटी सी जो किताब होती है ना, उस किताब की हम बात कर रहे हैं। अब आप में से कितने लोग ये मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ चुके हैं? अगर आपने ये मोबाइल फोन मैनुअल रीड किया है तो एक सिंपल यस लिख के भेजिए चैट बॉक्स में। अगर आपने नहीं रीड किया है, ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। अगर आपने नहीं रीड किया कोई बात नहीं, पर इसका जवाब नो में लिख के भेजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा आप सभी से सवाल है, सिंपल यस या नो लिख के भेजिए। इस बार मैं नाम नहीं लूंगा, पर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि सच में लोगों को कितना अवेयरनेस है, लोगों को कितनी जानकारी है। अगर आपने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है तो यस लिखिए, अगर नहीं पढ़ा है तो आप नो लिख के भेज सकते हैं। जी हाँ, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेजेस आ रहे हैं फिर से, और जो मेरे पास आए हैं, जवाब आए हैं, उन सभी के जवाब नो में आए हैं। जी हाँ, किसी ने भी यस लिख के नहीं भेजा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यस लिखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नो ही लिखेंगे, पर अगर आपने पढ़ा है तो यस लिखिए। यानी कि मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 4 लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया और चारों के चारों जवाब नो में आए हैं। तो सोचिए कि अपने आसपास में अगर आप 100 लोगों को भी पूछते हैं ना, 100 में से तकरीबन 97 98 लोग आपको यही जवाब देंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल नहीं पढ़ा है। कुछ ही हार्डली गिने चुने 2 या 3 रहेंगे जो कहेंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है पर हमें याद नहीं है या ध्यान से पूरी तरह से नहीं पढ़ा हुआ है। तो ज्यादातर आपको लोग यही जवाब देंगे। तो सारे जवाब जो भी आए हैं, 6 7 जवाब जो आए हैं, सबने नो लिखा हुआ है। उमा जोशी जी लिख रहे हैं पीपीटी नॉट विजिबल। तो क्या दोस्तों आप लोग को ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है? अगर आप इसका जवाब बताएं तो मुझे पता चलेगा कि सिर्फ उमा जोशी जी को ही नहीं दिख रहा है या बाकी सबको भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो मेरा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, डिड यू नो मोबाइल फोन मैनुअल्स, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? विजिबल है स्क्रीन? पायल शाह लिख रहे हैं यस, थैंक यू। सो उमा जोशी जी, ये जी हाँ, राजेंद्र काबरा जी ने भी लिखा है यस, सो थैंक यू। उमा जोशी जी, एक बार आप चेक कर लिए, शायद आपके नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है, जो प्रेजेंटेशन आप देख नहीं पा रहे हैं सही तरह से। तो एक बार फिर से आपको कहूंगा कि नेटवर्क चेक करें। राइट, थैंक यू। दोस्तों, इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, तो मोबाइल फोन मैनुअल के अंदर कुछ जरूरी चीजें लिखी रहती हैं, जैसे कि जब भी आप फोन पे बात करें, अपने कानों में ईयरफोन्स, जी हाँ, हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा के बात करें, ताकि उतना ही आपका मोबाइल फोन आपके कानों से और शरीर से दूर रह सके। अगर आप हेडफोन्स ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते तो अपने मोबाइल को जो हम कानों से चिपका के बात कर रहे होते हैं ना, ऐसा ना करें। थोड़ा सा मोबाइल और कानों के बीच में सेफ डिस्टेंस रखें। कितना? कम से कम 15 से 20 मिलीमीटर, जस्ट 15 to 20 mm, यानी कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर का थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रख के मोबाइल पे बात करें। राइट, साथ ही साथ छोटे छोटे कॉल्स या जरूरी कॉल्स ना होने पर उसको अवॉइड कर सकते हो तो जरूर अवॉइड करें। टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। और जो सजेस्टेड टॉक टाइम है वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 6 मिनट्स पर आवर। यानी कि अगर हम हमारे किसी दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सदस्य, बॉस, कस्टमर, क्लाइंट, ऑफिस कलीग्स, किसी से बात कर रहे हैं तो क्या हम उनसे ये चीज कह सकते हैं कि अब 1 घंटे का 6 मिनट हो चुका है हमारा आप तुमसे बात करके और हम फोन रख देंगे? नहीं ना। और उनसे ये कह सकते हैं कि अब अगले घंटे दोबारा 6 मिनट बात करेंगे?
पॉसिबल नहीं है ना। तो जब ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्यों ना सावधानी बरते, और सावधानी बरतने के लिए सॉल्यूशंस मोदी केयर में दिए गए हैं, विच इज मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। मोबाइल फोन मैन्युअल्स के अलावा आईपैड्स, टैब्स, लैपटॉप्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें मौजूद मैनुअल्स को जरूर पढ़े। जैसे कि एप्पल इतना फेमस ब्रांड है, हम सब जानते ही हैं राइट, एप्पल। उसका एप्पल का जो आईपैड आता है, उस आईपैड के मैनुअल में, यानी कि जैसे टैब जिसे हम कहते हैं राइट, टैबलेट्स टैब्स लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आईपैड जो एप्पल का है उसके मैनुअल में लिखा रहता है कि जब भी बच्चों को आप ये आईपैड देना इस्तेमाल करने के लिए, इसे एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के बच्चों को दीजिए इस्तेमाल करने के लिए, ताकि उसका नुकसान ना हो। सोचिए, ये सारी चीजें लोगों के साथ जानकारी शेयर करें, और सॉल्यूशंस आप सभी के सामने मौजूद है, विच इज मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लो राइट। मैं आपसे यहाँ से सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप सब लोग इसका जवाब दें कि आप सारे लोग जब मोदी केयर एनवायरो चिप एनवायरो ग्लो के बारे में लोगों को बताते हैं, तो एक हफ्ते में, जी हाँ, एक हफ्ते में तकरीबन कितने लोगों से बात करते हैं? ऑलमोस्ट कितने लोगों से? 2 लोगों से? पूरे वीक में 4 लोगों से? 8 या 10 लोगों से, या उससे ज्यादा? तो इसका जवाब चैट बॉक्स में लिख के भेजिए और बताएं कि आप तकरीबन एक हफ्ते में कितने लोगों से एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब के बारे में जानकारी शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। 2 लोग, 4 लोग, 5, 10 लोग, जितने भी, 8 लोग, 10 लोग, तो जो भी आपका जवाब है इसको चैट बॉक्स में यहाँ पर लिख के भेजिए और बताएं कि एक हफ्ते के अंदर आप कितने लोगों से मिलके उनको एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब के बारे में लोगों को बताते हैं। जैसे कि राजेंद्र काबरा जी लिख रहे हैं 2 लोगों को। ओके, बढ़िया, ठीक है। और भी कोई अगर यहाँ पर जवाब देना चाहे तो प्लीज लिख के चैट बॉक्स में बस बताइए कि एक हफ्ते में आप ऑलमोस्ट कितने लोगों से यहाँ पर मिलके चैट एनवायरो चिप एनवायरो ग्रुप के बारे में जानकारी देते हैं। तो राजेश नार्वेकर लिख रहे हैं 1 लोगों को, और पायल शाह लिख रहे हैं 4 से 5 लोगों को बता दिए वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यहाँ पर है कि जो भी आप लोगों से मिलते हैं एक हफ्ते में, जैसे कि 2 लोग, या नार्वेकर जी कह रहे हैं 1, पायल शाह कह रहे हैं 4 से 5 लोगों को, तो क्या सारे के सारे लोग ये सब चीजों को मान जाते हैं? आपको कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं कि लोग नहीं मानते, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑब्जेक्शंस आते हैं? अगर आते हैं तो कितने लोग आपको मना करते हैं? जैसे कि पायल शाह जी ने लिखा है 4 से 5 लोगों से मिलते हैं वो एक हफ्ते के अंदर, तो उन 4 से 5 लोगों में से कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं, और कितने लोग नहीं मानते? जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, पर जो लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, वो इसके लिए, बिकॉज उस पर आप एनवायरो चिप एनवायरो ग्रुप उनको सेल नहीं कर पाए, और आप सेल नहीं कर पाए यानी कि ऑब्जेक्शन आया, कोई ना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्शन आया, इसके लिए आप उसको सेल नहीं कर पाए। तो सेल नहीं कर पाए तो कुछ रीजंस आएंगे उसके, राइट। रीजंस जैसे कि ऑफ कोर्स कि उन्हें प्रोडक्ट महंगा लगा, वो इन चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, जो भी कारण होगा। तो जैसे पायल शाह जी ने लिखा है कि 4 से 5 लोगों से हफ्ते में मिलती हैं और 1 से 2 लोग सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाकी के 3 लोग नहीं मानते, राइट। अगर 3 लोग नहीं मानते तो 3 लोग जो आपको ना बोलते हैं उनका कारण क्या है? राजेंद्र काबरा जी, राजेश नार्वेकर जी, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ यही चीजें। आपने लिखा है कि आप 2 लोगों से मिलते हैं, राजेश नार्वेकर लिख रहे हैं 1 लोगों से। तो अगर आपको कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, जो लोग ना बोलते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या उन्हें ये प्रोडक्ट कॉस्टली एक्सपेंसिव लगता है, महंगा लगता है? पहला कारण। दूसरा कारण, क्या वो विश्वास कर पाते हैं इन चीजों पे, या वो अपना समय खुद लेते हैं, वक्त इसके ऊपर जरा और सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए कि सच में क्या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इसकी जरूरत है क्या? या फिर मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसी कोई चीज भी है और हमें रेडिएशन से इसका कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि खतरा तो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों इस्तेमाल करें? तो ऐसे जो ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं तो वो चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये बाद में बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वो मान तो लेते, सुन तो लेते हैं आपकी बातें। पायल शाह लिख रही हैं कि वो सुन लेते हैं हमारी बातें, हम जब उनको बताते हैं, पर वो खरीदने के वक्त कहते हैं कि बाद में हम इसके बारे में बताते हैं। नो स्पेसिफिक रीजंस। ओके, ठीक है, नो वरीज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा जोशी लिख रही है, वो कहते हैं कि जस्ट प्लास्टिक की चिप है। ओके, ठीक है, जो भी आपको रिस्पॉन्स आते हैं ना, इसलिए मैं आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये जो रिस्पॉन्स आपको आते हैं तो मुझे भी पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस कर सकें। अब जैसे कि नो स्पेसिफिक रीजन बाद में बोलते हैं, जैसे पायल शाह जी ने लिखा है, तो मैम उनको आप बता सकते हैं कि जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज या सारी चीजें खरीदते हैं, प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस निकाल के,
राइट, खुद के लिए, परिवार के लिए इंश्योरेंस भरने का जब वक्त आता है, तो क्या आप ये कहते हैं कि हम बाद में इंश्योरेंस भर देंगे? नहीं ना। अगर आपने सही वक्त पे इंश्योरेंस नहीं भरा तो नेचुरली उसका फाइन होता है, इंटरेस्ट ज्यादा लग जाता है, या फिर अगर इंश्योरेंस नहीं भरा तो नेचुरली इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। और अगर कभी कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया किसी को बीमारी की वजह से, तो उस वक्त क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी काम आ पाएगी? नहीं आएगी ना, बिकॉज इंश्योरेंस उन्होंने सही टाइम पे भरा नहीं या फिर ब्रेक कर दिया। तो यही कारण है। आज लोगों को बताइए कि अगर आज हमें ये हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मौजूद नहीं है या हो नहीं रहे हैं। कोरोना का एग्जांपल दीजिए लोगों को। कोरोना के दौरान जब 2020 की शुरुआत में, हम सब जानते हैं कि 2020 की शुरुआत में कोरोना जब बाहर के देशों में था, तब हम आराम से बैठे हुए थे भारत देश में, इंडिया में, क्योंकि कोरोना के केसेस नहीं थे भारत में। तब बाहर के देशों में सब जगह पे, चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब जगह पे इतने सारे केसेस थे। तो वहां पर सारे चीजें, कदम उठाए गए थे सावधानी बरतने के लिए। और हम इंडिया में न मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, न सैनिटाइजर, न सोशल डिस्टेंसिंग। पर जैसे इंडिया में केसेस आने लगे मार्च 2020 में, और फिर अप्रैल और मई में जैसे बढ़ने लगे केसेस, तो इंडिया में भी आपने देखा लॉकडाउन लग गया, सैनिटाइजेशन और मास्क और सारी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी ये सारी चीजें हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हम क्या वेट करेंगे कि जब हमें बीमारी हो तब हम जाके सावधानी बरतें? ये तो मैंने वही कहा ना, वही बात हो गई कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, या पहले से सावधानी बरतेंगे? समझदारी किसमें है, ये चीज लोगों को बताइए। आई एम श्योर पायल सर जी, आप ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप अच्छे से उनको समझा पाएंगे। दूसरा जी, उमा जोशी जी लिख रही हैं कि जस्ट प्लास्टिक चिप है। एब्सोल्युटली, दिखने में तो एक चिप है, ये प्लास्टिक का ही है, क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग है वो सिलिकॉन कोटिंग है। पर उन्हें बताइए ये जस्ट प्लास्टिक का चिप नहीं है, उमा जोशी जी, उन्हें बताइए कि इसके अंदर ये चिप जो है ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने आसपास के सराउंडिंग में रिएक्ट नहीं करते और हमारे शरीर पे उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, देखिए, पहनने के लिए तो लोग विश्वास करके हाथों में बहुत सारे ऐसे रिंग्स पहनते हैं पत्थर के, राइट, हीरा है, चांदी है, सोना, और अलग अलग रिंग्स पहनते हैं, उसके अंदर मोती पहनते हैं, ये सब चीजें, जिसका एक उनका खुद का इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें शरीर पे और नुकसान होने से बचाती है। तो उनका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक चीज का। तो ये दिखने में भले एक प्लास्टिक का चिप है, पर ये मोबाइल में से निकलने वाला जो रेडिएशंस, बेसिकली रेडिएशंस जो है ना, वो हमारे शरीर में बायोलॉजिकली शरीर के अंदर स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करता है। और ये चिप जिस चीज का बना हुआ है ना, इनर्ट मटेरियल्स, INERT, इनर्ट मटेरियल्स, वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्ट्रेस को, तनाव को कम होने में मदद करते हैं। ये लोगों को जानकारी दीजिए इसके बारे में। उमा जोशी जी, आप आगे देखेंगे तो और भी आपको जानकारी मिलेगी। हम पहले इस स्क्रीन पे मौजूद प्रोडक्ट्स के बारे में देखें, जिस विच इज मोदी केयर का एनवायरो चिप, और ऑफ कोर्स मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। एनवायरो चिप अपने पर्सनल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब्स, इन सब चीजों के लिए है। और एनवायरो ग्लोब अपने आसपास के मौजूद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलने वाले रेडिएशंस, जी हाँ, जो मोबाइल टॉवर्स के जरिए, हाई टेंशन केबल लाइंस, और ऑफ कोर्स आसपास में मौजूद वाईफाई राउटर्स, इन सब जगह से रेडिएशंस का जो खतरा है उसे बचाव करने के लिए मोबाइल पे किस तरह से लगाया जाएगा एनवायरो चिप, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन के पीछे बैक साइड में सेंटर ऑफ द मोबाइल में एनवायरो चिप को लगाया जाता है, और जिसको तस्वीरों में दिखाया गया है। अगर आप एक लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप पे 3 एनवायरो चिप्स आएंगे। स्क्वायर वाला बड़ा एनवायरो चिप लैपटॉप के पीछे सेंटर में, स्क्रीन के बैक साइड में, और 2 छोटे एनवायरो चिप लैपटॉप के नीचे बेस में। आप देख सकते हैं किस तरह से लगाए गए हैं, साइड्स की तरफ, सेंटर में, इस तरह से 3 एनवायरो चिप ये पूरे लैपटॉप पे लग जाएंगे। अगर आप आईपैड पे लगाते हैं, टैब पे लगाते हैं, जो जैसे मोबाइल के पीछे लगाते हैं, उसी तरह से आईपैड या टैब के पीछे लगा दीजिए, बैक साइड में, सेंटर में, बीचों बीच। और अगर आप वाईफाई राउटर पे लगा रहे हैं तो वाईफाई राउटर के टॉप पोर्शन पे ऊपर के हिस्से में बीचों बीच सेंटर में उसे लगा दीजिए। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एनवायरो चिप मौजूद है। जैसे मैंने बताया, कोविड से बचाव करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए हम मास्क, हैंड ग्लव्स, पीपी किट्स, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे कोरोना से बचने के लिए। वैसे ही रेडिएशन से बचाव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब दोस्तों। जी हाँ, किस तरह से काम करता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब्स,
वाईफाई राउटर्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल एंटीनाज, इनमें से निकलने वाला जो रेडिएशंस है वो एक प्रकार का कांस्टेंट वेव्स है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कांस्टेंट वेव्स। जी हाँ, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में साइन साइन वेव्स कहते हैं, कंटिन्यूस इन नेचर, न कम न ज्यादा, एक ही प्रकार का कंटिन्यूस नेचर का साइन वेव्स सिग्नल है, राइट। ये रेडिएशंस का पैटर्न है। हमारे शरीर का पैटर्न क्या है, राइट साइड में आप देख सकते हैं रैंडम वेव्स, जो अक्सर हम कहाँ देखते हैं, जब दिल की धड़कनें ईसीजी निकाली जाती है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो हमारी ऐसी ही होती है, दिल की धड़कनें ईसीजी, या फिर जब ब्रेन का टेस्ट किया जाता है, ईईजी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम, ब्रेन वेव्स टेस्ट, तो उसमें से जो हमारे शरीर से जो कम्युनिकेशन पैटर्न आता है ना, सिग्नल आता है, वो इस प्रकार का रैंडम वेव्स है, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं। अब कांस्टेंट और रैंडम दो अलग प्रकार के सिग्नल है, दोनों में ही फर्क है, डिफरेंस है। दो अलग सिग्नल जब एक साथ हमारे शरीर में आ रहे हैं ना दोस्तों, तो वो हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, और जब वो सेल्स कोशिकाएं डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो सेल्स का कम्युनिकेशन आपस में बातचीत टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और कम्युनिकेशन टूटने पे वही सेल्स स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करते हैं। जी हाँ, ये चीज लोगों को बताइए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर अकेले बोले जा रहा हूँ तो आप सभी लोग मुझे सही तरह से सुन पा रहे हैं, पर अगर मैं आप सभी को एक साथ अनम्यूट कर दूं और सबसे कहूं कि सारे के सारे लोग एक साथ बोलना शुरू करें, तो क्या होगा, कोई भी किसी को सुन नहीं पाएगा। इतना कंफ्यूजन, इतना आवाज होगा, शोर शराबा होगा कि कोई भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। कितना ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा ध्यान से सुनने के लिए कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, अगर सारे लोग एक साथ बोलने लगे तो, राइट। यही चीज हमारे शरीर के साथ हो रहा है। दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो वो नेचुरली हमारे शरीर में मौजूद सेल्स, कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब टूट जाता है, और कम्युनिकेशन टूटने पर वही सेल्स यानी कि कोशिकाएं स्ट्रेस, तनाव पैदा करते हैं। तो ये चीज लोगों को बताइए। और दोस्तों, हम कहीं पर भी रेडिएशन को कम नहीं कर रहे, उसे रोक नहीं रहे हैं, उसे ब्लॉक नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी, और साइंस कहता है कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, उसे ना कम कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, पर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। और वही चीज हम कर रहे हैं उसको, कि हम रेडिएशंस के सिर्फ नेचर को बदल रहे हैं, ना कि रेडिएशंस को कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं। जब कम नेचर को बदल रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, वो ट्यूबलाइट कौन से रंग की है? सफेद रंग की, व्हाइट। अगर उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक पीले रंग का येलो पेपर लगा के पूरा उसको कवर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ट्यूबलाइट का कलर बदल जाएगा, व्हाइट से येलो हो जाएगा। क्या हमने ट्यूबलाइट को एक्स्ट्रा पावर दिया या कुछ चेंजेस किए? नहीं ना, हमने सिर्फ ट्यूबलाइट के नेचर को बदला, एक येलो रंग का कागज को उसके ऊपर लपेट के, कवर करके, और उसके नेचर को बदल दिया, व्हाइट से येलो कर दिया। उसी तरह से एनवायरो चिप, एनवायरो ग्रुप सिर्फ रेडिएशन के नेचर को बदल रहा है, ना कि उसे कम कर रहा है, रोक रहा है या उसे ब्लॉक कर रहा है, राइट। ये जानकारी लोगों तक शेयर करिए। जी हाँ, दिखने में ये प्लास्टिक का चिप भी लगता है, पर ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का, INERT, इनर्ट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो हमारे शरीर पे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका। और इनर्ट मटेरियल्स में दोस्तों, कुदरत में, नेचर में अलग अलग प्रकार के इनर्ट मटेरियल्स मौजूद हैं। कीमती पत्थर, महंगे महंगे जो पत्थर आते हैं, मिनरल्स के तरीके के, एक तरीके के, वो कीमती पत्थर इनर्ट मटेरियल्स हैं। सॉलिड रॉक्स, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें, और भी सारी चीजें हैं जो मटेरियल्स ऐसे मौजूद है, इनर्ट मटेरियल्स नेचर में। तो जैसे कि हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं, इनर्ट गैसेस यानी कि हीलियम और अलग अलग गैसेस जो आते हैं, तो जो हमने केमिस्ट्री में सीखा था, राइट। तो वैसे ही इनर्ट मटेरियल्स हैं, तो इन इनर्ट मटेरियल्स का एक कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, और जिस तरह से उसको कंबाइन करके, मिक्स करके, सही तरह मात्रा में, परसेंटेज वाइज मिक्स करके बनाया गया ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पेटेंटेड है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा उसको पेटेंट रजिस्टर किया गया है, ताकि कोई और इसे कॉपी ना कर सके। परसेंटेज वाइज मिक्स करने की मतलब बात दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपको थोड़ा सा, कि जैसे कि हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में हम सही मात्रा में नमक, मिर्च, मसाले, तेल, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। कोई भी चीज कम ज्यादा हो जाएगी तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा, राइट, सही नहीं रहेगा। तो जिस मात्रा में हमें पता है कि इस्तेमाल करना है, उसी तरह से जब पेटेंटेड कहा जाता है, तो जिस इनर्ट मटेरियल्स का परसेंटेज वाइज, अलग अलग मटेरियल्स का, एक नहीं, अलग अलग इनर्ट मटेरियल्स का जिस परसेंटेज वाइज मिक्स करके उसको बनाया गया ना, वो पेटेंटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, ताकि कोई और इसे कॉपी ना कर सके। और जैसे मैंने बताया कि रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करता है, तो उसी स्ट्रेस को, तनाव को कम करने में मदद करता है एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, अप टू ऑन एन एवरेज 5%। जी हाँ, 5% तक। और अगर हमारा हार्ट बीट यानी कि हमारा दिल की धड़कनें सही रहेंगी,
तो नेचुरली उसके ऊपर से हम अपने करंट और फ्यूचर हेल्थ को समझ सकते हैं। हमारा करंट और फ्यूचर हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी दिल की धड़कन है, क्योंकि अगर नॉर्मल हार्ट बीट 72 है और हम सही तरह से 72 हार्ट बीट पे रहते हैं, तो यानी हमारी दिल की धड़कनें सही है, राइट, कोई उसका कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई खतरा नहीं है। पर वो दिल की धड़कनें तेज होंगी 80, 85, 90, इतना तेजी से 80, 85, 90, तो सोचिए हार्ट के ऊपर प्रेशर कितना आएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ऐसे होने के रिस्क चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दैट इज व्हाट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी कहता है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की योर रेस्टिंग हार्ट रेट कैन रिफ्लेक्ट योर करंट एंड फ्यूचर हेल्थ। ये लोगों को बताइए। एनवायरो चिप तो आप पर्सनल गैजेट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एनवायरो ग्लोब अपने घरों में इस्तेमाल करें, बेडरूम में रात को सोते हुए एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग रूम में जहाँ पर ड्राइंग रूम में आप बैठ के काम कर रहे हैं, बच्चों का कमरे अलग से है तो स्टडी रूम में एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के कमरे, ऑफिस में अपने डेस्क, टेबल, कैबिन जहाँ पर आप बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, क्योंकि रोजाना 8 से 10 घंटे और इतने सारे लोग ऑफिस में है, सबके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप है और रेडिएशन आसपास में मौजूद है, तो उनसे बचाव करने के लिए आप अपने ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार में ट्रैवल करते वक्त भी। दोस्तों जैसे कि हम जब फ्लाइट में बैठते हैं एरोप्लेन में, तो हमसे कहा जाता है कि अपने फ्लाइट में बैठने पर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या फिर एरोप्लेन मोड में डाल दें। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो निकलने वाला जो सिग्नल है या हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल जिस रेंज पे चलते हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसीज पे, उसके तरह से हमारे पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के बीच में डिस्टरबेंस पैदा ना हो, ताकि पायलट को पता चले कि कब उसे प्लेन उड़ाना है या लैंड करना है, टेक ऑफ या लैंडिंग करना है, राइट। सोचिए कि उस मोबाइल कम्युनिकेशंस के जरिए, मोबाइल सिग्नल्स के जरिए जब इतने बड़े जहाज के कम्युनिकेशन चैनल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हमारा शरीर तो कितना छोटा है उसके सामने, तो हमारे शरीर पे कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और जैसे प्लेन में ट्रैवल करने पर फ्लाइट मोड है, हमसे जैसे कहा जाता है कि एरोप्लेन फ्लाइट मोड में रखे, क्या हमारे पास ऐसा कार मोड, बस मोड, ट्रेन मोड, मेट्रो मोड है जब हम कार, बस, ट्रेन, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं? नहीं ना, ऐसा कोई मोड है ही नहीं हमारे पास सिवाय एयरप्लेन फ्लाइट मोड के। तो ये सारी चीजें लोग साथ शेयर कर रहे हैं। होटल के कमरों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरे शहरों में 2-4 दिनों के लिए होटल में स्टे करने जाते हैं और वहां पर आप रहते हैं, होटल में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, होटल के आसपास में मोबाइल एंटीनाज है, रेडिएशन का खतरा है, तो वहां पर भी आप एनवायरमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी आसपास में मोबाइल टावर्स, मल्टीपल गैजेट्स, हाई टेंशन केबल लाइंस, ये सारी चीजें मौजूद हैं, मल्टीपल वाईफाई है, बहुत ज्यादा रेडिएशन है, तो आप एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों। जी हाँ, और एक एनवायरो ग्लोब जो है वो 350 यानी कि 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। 350 स्क्वायर फीट एरिया यानी कि दोस्तों देखने में ये गोल आकार का है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एनवायरो ग्लोब। अब गोल आकार का है तो नेचुरली इसकी कोई दिशा नहीं है फिक्स, कोई भी चारों दिशा दे दीजिए उसको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशा में 10 फीट रेडियस में काम करता है, तो कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। और 350 स्क्वायर फीट एरिया, जी हाँ, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तस्वीरों में, एनवायरो ग्लोब को चार्ज करने की जरूरत है। एनवायरो चिप को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एनवायरो चिप हम अपने मोबाइल, लैपटॉप पे लगाते हैं, तो उसी के जरिए वो काम कर रहे हैं। पर एनवायरो ग्लोब को चार्जिंग की जरूरत है, और चार्ज करने का तरीका स्क्रीन पे दिखाया गया है। सनलाइट यानी कि सूर्य किरण, धूप में आती है ना, जहां पर भी धूप आपके घरों में सूरज की किरण आती हो, उसको धूप में रखें 15 मिनट हफ्ते में एक बार। जी हाँ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार 15 मिनट्स के लिए चार्ज करें, धूप में रखें। या फिर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप, बल्ब हो गया, फोकस लैंप हो गया, उसके नीचे आप उसको रख सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट में, जिसके जरिए भी चार्ज हो जाएगा। पर जो आर्टिफिशियल लाइट टेबल लैंप और बल्ब के नीचे आप रख रहे हैं, तो जो दूरी है एनवायरो ग्लोब और लाइट के बीच की, वो 2 फीट से कम होनी चाहिए, लेस देन 2 फीट डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। और इसी में भी 15 मिनट हफ्ते में एक बार उसको चार्ज करें, 15 मिनट से ज्यादा उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप रोजाना चार्ज करते हैं तो भी नुकसान नहीं होगा, और अगर हफ्ते में चार्ज करते तो 15 मिनट के बजाय आप आधे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे भी रख के भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मेडिकली, साइंटिफिकली, क्लिनिकली टेस्टेड है, ये सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद है। उन्हें बताइए कि अगर ये कोई प्लास्टिक का चिप होता तो इतने सारे बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स कहाँ से मिलते, कैसे मिलते? क्योंकि एम्स जैसे, इतने एम्स तो हम सब जानते ही हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली, मैक्स हेल्थ केयर जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल में इसके टेस्ट हो चुके हैं, सीई सर्टिफाइड है। आप देखिएगा सीई वो टेस्टिंग है जो सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। तो जब इतने सारे बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस इसके चिप के टेस्ट किए गए हैं, तो ऑफ कोर्स
कुछ तो ये चिप के अंदर है जो काम कर रहा है और हमें रेडिएशन से बचाव कर रहा है, तो उन्हें बताइए कि ये सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। जी हाँ, और आपके साथ भी ये सर्टिफिकेट शेयर किया जाएगा अगर आपको इसकी जरूरत है तो, लोगों को बताने के लिए। डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है, और इंटरनेशनल जर्नल्स जो है, बहुत ही नामी इंटरनेशनल जर्नल्स है बड़े बड़े, जैसे कि एमआईटी यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेबीआईएससी यानी जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और लैंडमार्क रिसर्च जर्नल, ऐसे इंटरनेशनल ऑनलाइन बड़े नामी जर्नल्स, मशहूर जर्नल्स में इसके बारे में जानकारी दी गई है, लोगों को बताया गया ताकि पता चले। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों के साथ आप जरूर शेयर करें दोस्तों। मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा। और ऑफ कोर्स एम्स का जो रिसर्च आर्टिकल है, जैसे कि पिछले साल 28 जनवरी 2021 को एम्स का जो रिसर्च आर्टिकल था एनवायरो चिप की टेस्टिंग का, वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। ये सारी चीजें, और ये टेस्ट हुए थे डॉक्टर्स के गाइडेंस में, जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1 में नाम पढ़ सकते हैं, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। जी हाँ, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी में एम्स के अंदर, तो ये नई दिल्ली में। तो ये सारी चीजें हैं, और उन्होंने खुद जब इसके प्रोडक्ट्स को, हमारे एनवायरो चिप को टेस्ट किया, तो कहा कि जब मोबाइल पे हम बात करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारे ब्रेन में काफी ब्रेन सिग्नल्स हमारे ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है हमारा। और जब मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा के हम इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं, तो हमारा वही ब्रेन वेव्स, माइंड काफी स्टेबल रहता है, फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं, यानी कि स्ट्रेस कम हो रहा है हमारा। तो ये चीज एम्स में टेस्ट किए गए थे, जिसके सारी डिटेल्स है, तो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। और दोस्तों, बात करें अगर, तो देखिए कि मोदी केयर हम कर रहे हैं, तो मोदी केयर में हम सब जानते हैं कि हमें 60 पीवी करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, 60 पीवी। और जब ये नया अर्ली बर्ड मेगा ड्रॉ ऑफर है, जो 1 तारीख से 10 तारीख तक है, क्योंकि आज हम 6 तारीख पे हैं, तो 4 दिन और भी बचे हैं अर्ली बर्ड मेगा ड्रॉ ऑफर के लिए, जिसमें आपको टिकट्स मिलते हैं। राइट, क्यों टिकट्स मिलते हैं? अगर आप 60 पीवी 60 पीवी कर लेते हैं तो आपको टिकट्स मिलते हैं। तो 60 पीवी करने के लिए, इसका मतलब 60 पीवी यानी कि 1620 बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, 1 पीवी यानी कि 27 बिजनेस वॉल्यूम, 1 पॉइंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 27 बिजनेस वॉल्यूम। तो 60 पीवी यानी कि 16 × 27 यानी 1620 बिजनेस वॉल्यूम। एक एनवायरो चिप का बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 399.60। तो अगर 1620 को इन 399 से डिवाइड कर लें, तो आपको सिर्फ 4 एनवायरो चिप खरीदना है, और 4 एनवायरो चिप अगर आप खरीदते हैं ना, तो आपका 1620 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि 60 पीवी हो जाता है, और आपको टिकट्स भी मिल जाते हैं। राइट, और आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, और फिर लकी ड्रॉ में आपका नाम निकलेगा, तो नेचुरली आपको ये सारे प्राइजेस मिलेंगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट, ये सारी चीजें। पर इसके अलावा समीर मोदी ग्लोबल प्लान में दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अब हम 11% यानी 11% पे डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। डायरेक्टर लेवल 11% पे अचीव करना है तो क्या करना है? उसका रास्ता आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। रोजाना सिर्फ 3 लोगों से जानकारी शेयर करें। जी हाँ, सिर्फ 3 लोगों से रोजाना। अगर हम 3 लोगों से रोजाना जानकारी शेयर करते हैं ना, 3 पीपल पर डे, मैं 3 डजन या 300 लोग नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 3 लोगों से अगर रोजाना, तो एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 7 दिनों में ही, एक हफ्ते में आप 21 लोगों से बात कर लेते हैं, 21 लोगों से 21, और आप एक हफ्ते में अगर 21 लोगों से बात कर लेते हैं, तो हर एक इंसान एक परिवार से है, तो 21 परिवार हो गए, 21 इंसान 21 परिवार से आ रहे हैं। और हर एक परिवार में अगर एक घर में 4 सदस्य हैं, तो 21 परिवार के 4 सदस्य कितने हो गए? 21 × 4 यानी कि 84, 84 लोग हैं आप, यानी कि 84 एनवायरो चिप सेल करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक एनवायरो चिप का 399.60 बिजनेस वॉल्यूम है, तो 84 एनवायरो चिप सेल करने पर 399 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपका हो जाता है कुल मिला के 33,516 बिजनेस वॉल्यूम, 33,516 बिजनेस वॉल्यूम। और आप डायरेक्टर लेवल यानी कि 11% समीर मोदी ग्लोबल प्लान में डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? बिकॉज समीर मोदी ग्लोबल प्लान में 1200 पॉइंट वॉल्यूम करना है डायरेक्टर लेवल के लिए, और डायरेक्टर लेवल 16 जो 11% के लिए जो 1200 पॉइंट वॉल्यूम करना है, उस 1200 पॉइंट वॉल्यूम का मतलब है 32,400 बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, और 32,400 बिजनेस वॉल्यूम, तो आपके लिए यहाँ पर 33,516 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं। तो डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं 11% समीर मोदी ग्लोबल प्लान में। और इतना ही नहीं, जो बड़े सीनियर लेवल के लीडर्स हैं आगे, वो डायमंड लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है? डायमंड लेवल अचीव करने के लिए, ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, 6 लोगों का टीम वर्क। जी हाँ, सिर्फ 6 लोग, आपके टीम के ऐसे 6 लेग्स, जहां पर हर एक लेग में डायरेक्टर लेग होना चाहिए।
हर एक लेग जो आप इधर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल द 6 लेग्स, हर एक लेग डायरेक्टर लेग यानी 1200 पीवी होना चाहिए हर एक लेग में, और ऐसे 6 डायरेक्टर लेग्स 1200 पीवी के, और आपका खुद का 60 पॉइंट वॉल्यूम 60 पीवी, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 1,96,020 बिजनेस वॉल्यूम, और आप डायमंड लेवल अचीव कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 6 लोगों के टीम वर्क के जरिए आप मिलके ये डायरेक्ट डायमंड लेवल भी अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा प्लान आपके सामने है, क्या करना है, इस प्लान पे चलना है, लोगों को जानकारी शेयर करनी है, प्रमोट करना है और आगे बढ़ना है। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, थैंक यू कहूंगा अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और सबसे जरूरी चीज कि मुझे इतना आपने पेशेंस रख के जो सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरे सवाल पूछे, आपने उस सवालों का जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ और सिनर्जी एनवायरॉनिक्स कंपनी से दोस्तों एसोसिएटेड हूँ, वेस्ट रीजन रीजनल मैनेजर हूँ, वेस्ट रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ मोदी केयर में, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा। और मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, नंबर है 9892462672। आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, अपने टीम में लोगों को मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग्स या 1-to-1 मीटिंग में जब आपको लोगों को ये समझाना है, इस प्रेजेंटेशन के जरिए अगर आप समझाते हैं तो और भी आसानी से उन्हें ये सारी चीजें आप समझा पाएंगे, जानकारी दे पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। तो नंबर जरूर नोट डाउन करिए और ऑफ कोर्स मुझे मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपके साथ ये प्रेजेंटेशन, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के डेमो वीडियोस और भी जो नई नई चीजें हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, यूट्यूब वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिसके जरिए आप लोगों को आसानी से ये सारी चीजें समझा सकते हैं। राइट, सो आप सबका दोस्तों वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने पूरे परिवार का दोस्तों ख्याल रखिए। राइट, सो वंस अगेन थैंक यू, एंड हम इस सेशंस को यहाँ पर क्लोज करेंगे दोस्तों। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे सेशंस हमारा रोजाना होते हैं दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे। जी हाँ, एवरी डे आफ्टरनून 12 PM एंड इवनिंग 4 PM। मुंबई टीम, महाराष्ट्र टीम, गुजरात और गोवा टीम, इन सब, मध्य प्रदेश टीम, इन सब के लिए तो जरूर अटेंड करें। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू।